नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ बेहतरीन एग्रीकल्चर के प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एफओ हो, चाहे आईबीपीएस हो, इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जो भी इससे संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है या बनने की संभावना रहती है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है करन स्विस और हिसार डेल किसकी प्रसिद्ध संकर नस्लें हैं। ठीक है, आपको बताना है कि करन स्विस और हिसार डेल जो है प्रसिद्ध संकर नस्लें किसकी हैं। पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि गाय और भैंस की हैं, दूसरा भैंस और बकरी की है, तीसरा गाय और गाय की है, चौथा ऑप्शन है गाय और भेड़ की है। तो आप लोग जानते हैं करन स्विस किसकी प्रजाति हो जाएगी। करन स्विस जो है एक गाय की संकर प्रजाति है। ठीक है, और हिसार डेल किसकी है, ये हो जाएगी भेड़ की। ठीक है, ये हो जाएगी भेड़ की। ये दोनों ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन इसमें फोर्थ नंबर जो देख रहे हैं गाय और भेड़, यानी कि फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कहां से डेवलप की गई है गाय की जो करन स्विस है, तो ये NDARI, ठीक है, NDRI, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में क्रॉस की गई है, तो BS, ठीक है, बॉस और इसके साहिवाल के बीच में क्रॉस करके दोनों के बीच में निकाली गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर गाय और भैंस, और ये NDRI करनाल हरियाणा द्वारा विकसित की गई किस्म है। ठीक है, और ये ब्राउन स्विस और किसके बीच में, साहिवाल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, साहिवाल। और ये यहाँ पे देख सकते हैं जो हिसार डेल है, ये किसकी प्रजाति, ये भेड़ की है। ठीक है, ये किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, मेरिनो प्लस बीकानेरी। ठीक है, बीकानेरी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई ये भेड़ की प्रजाति है। ठीक है, हिसार डेल। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फोर्थ नंबर। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थान कहाँ पे है। ठीक है, एक गाय की प्रजाति है होल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल होती है। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थान पूछा है, यानी कि उद्गम स्थान कहाँ पे माना गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं जर्सी द्वीप, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है हॉलैंड, चौथा है स्विट्जरलैंड। इन चारों में से आप बताएंगे कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कि होल्स्टीन पहले यहाँ पे हा आया है, तो आप जान जाएंगे होल्स्टीन हॉलैंड से। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, तो ये हॉलैंड माना गया है। कभी कभी हॉलैंड ना देखे नीदरलैंड भी दे देता है। ठीक है, क्या दे देता है, नीदरलैंड दे देता है, तो इसका उत्पत्ति स्थान आप नीदरलैंड मानेंगे। और बात करते हैं स्विट्जरलैंड में किसका उत्पत्ति माना गया है, जर्सी गाय होती है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना गया है, जर्सी द्वीप या स्विट्जरलैंड माना जाता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हॉलैंड। तो एक चीज और देख लेते हैं, जितनी गाय की नस्लें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम देसी गाय की नस्लें, जैसे गिर हो गया, ठीक है, गिर हो गया, उसके बाद राठी हो गया, और थारपारकर हो गया, थारपारकर, ठीक है, थारपारकर, हरियाणवी, ठीक है, हरियाणा जिसको कहते हैं, और मालवी हो गया, मेवाती हो गया, साहिवाल हो गया, और उसके अलावा नागौरी हो गया, नागौरी। इन सबको भी हम देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे गिर का पहले गा आया है तो गिर का गुजरात हो जाएगा इसका उत्पत्ति स्थान। राठी का रा आया है तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थारपारकर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। और हरियाणा का उत्पत्ति स्थान जानते हैं, हरियाणा। मालवी का माँ आया है तो ये मालवा क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो वहाँ पे हो गया। और मेवाती यानी कि उत्तर प्रदेश और कुछ इसका राजस्थान का एरिया, मेवाती क्षेत्र लगता है, तो वहाँ उत्पत्ति स्थान हो गया। साहिवाल का आपका पाकिस्तान हो जाएगा, और नागौर का राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सुजाता नस्ल किसका संकरण है। ठीक है, आपको बताना सुजाता एक नस्ल है गाय की, तो ये बताना किसका संकरण क्रॉस है। होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस साहिवाल, दूसरा ब्राउन स्विस क्रॉस लाल सिंधी, तीसरा होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस थारपारकर, चौथा ऑप्शन है इसका जर्सी और साहिवाल का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि एक होता देसी, ठीक है, देसी और
क्रॉस करके विदेशी, ठीक है, विदेशी, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो हमारी ये संकर प्रजाति पैदा होगी, ठीक है। तो ये देसी जो हैं ये नर लेंगे और ये मादा लेंगे, ठीक है। तो दोनों का क्रॉस करा के हम संकर नस्ल विकसित करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी सुजाता नस्ल जो है इसका संकर क्रॉस है। तो सू से पहले देखिए सू आया है, तो उसके बाद इसमें सू से क्या बन जाएगा, साहिवाल बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जा आया है, जा से जर्सी बन जाएगा। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे, यानी कि साहिवाल और जर्सी दोनों के बीच में क्रॉस करके क्या सुजाता एक नस्ल विकसित की गई है, यानी कि द ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉलस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यानी कि करण स्विस, ठीक है, करण फ्रीज रहेगा, ठीक है। करण फ्रीज जो है ये हॉलस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के बीच में क्रॉस करके निकाली गई ये गाय की संकर किस्म है। उसके बाद ब्राउन स्विस और लाल सिंधी, ये किन दोनों के बीच में क्रॉस करके कौन सी संकर किस्म जो विकसित हुई, ब्राउन स्विस, उसका नाम है ब्राउन स्विस, ठीक है, ब्राउन स्विस उसकी प्रजाति का नाम है। और हॉलस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के बीच में क्रॉस करके क्या निकाली गई है, ये फ्रीजवाल या हॉलस्टीन फ्रीजियन विकसित की गई है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। आपको बताना है वैज्ञानिक नाम, वो भी विदेशी गाय का, ठीक है। 2 प्रकार की गाय होती है, एक देशी गाय होती है, एक विदेशी गाय होती है। तो यहाँ पे विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं बॉस इंडिकस, दूसरा है बॉस टार्टस, तीसरा ऑप्शन है ओविस एरिस, चौथा ऑप्शन है गैलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बॉस टार्टस जो होता है ये वैज्ञानिक नाम होता है विदेशी गाय का, और देशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉस इंडिकस होता है, ठीक है। ओविस एरिस यहाँ पे दिया है तो ये हो जाएगा भेड़ का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद गैलस या गैलस डोमेस्टिकस जो होता है ये हो जाएगा मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉस टार्टस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पर है, ठीक है। आपको बताना है गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पर है। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा अलवर, तीसरा है काठियावाड़, चौथा ऑप्शन है रोहतक। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि काठियावाड़ जो क्षेत्र है ये गिर का उत्पत्ति स्थान माना गया है, या कह सकते हैं गिर वन, ठीक है, गिर वन क्षेत्र जो है ये भी गिर का उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे जो नस्ल देख रहे हैं ये गिर जो नस्ल है गाय की इस प्रकार की आपको रंग रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ पे देख सकते हैं चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो इस चैनल पर जाकर आप सब लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप एग्जाम दे देंगे एग्रीकल्चर से संबंधित इस क्वेश्चन को जरूर उठाया जाता है इससे संबंधित, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है भेड़ में नाड़ी गति का मापन किससे किया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन में देख लेते हैं मैक्सिलरी धमनी, दूसरी है फेमोरल धमनी, तीसरी कॉक्सिजियल धमनी, या चौथा ऑप्शन है गूदा से। इन चारों में से बताइए भेड़ में जो नाड़ी गति होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फेमोरल धमनी के द्वारा इसमें भेड़ में मापन किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन। मैक्सिलरी धमनी ये किसमें करते हैं, तो इसे जो घोड़े होते हैं घोड़े के अंदर नाड़ी गति का मापन इसमें किया जाता है मैक्सिलरी धमनी से। कॉक्सिजियल धमनी ये किसमें नापा जाता है, जो गाय होती है गाय और भैंस, ठीक है, गाय और भैंस के अंदर नाड़ी गति किससे मापते हैं, ये कॉक्सिजियल जो धमनी होती है ये पूंछ के नीचे होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं नाड़ी गति उसका मापन करते हैं। गूदा से क्या करते हैं, गूदा से टेम्परेचर मापा जाता है। जितने भी पशु होते हैं जानवर होते हैं उसका तापमान हम कहाँ से मापते हैं, गूदा के द्वारा मापा जाता है कि उसका टेम्परेचर का पता लगाया जाता है कि कितना टेम्परेचर है। चलिए तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन फेमोरल धमनी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काकरेज नस्ल को किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारी गाय की नस्लें होती हैं जिनका अलग अलग उपनाम होता है। हम चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मतलब कौन सी गाय का कौन सा उपनाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आप नस्ल देख रहे हैं ये काकरेज नस्ल है। इसके सींग जो होते हैं काफ़ी बड़े आकार के होते हैं जो कि सींग कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके सींग कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि सींग कैंसर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके सींग बड़े होते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं तो इनके कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। 90% इनमें क्या होता है सींग टूटने के बाद कैंसर होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में पहला दिया है रेड्डी, दूसरा है लोला, तीसरा है बनियार, चौथा है भारमान। इन चारों में से बताइए कांकरेज नस्ल का उपनाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बनियार नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड्डी जो है ये किस नस्ल को जानते हैं, तो गिर जो नस्ल होती है गाय की उसको हम रेड्डी के नाम से जाना जाता है, वो भी राजस्थान के अंदर, ठीक है, इतना याद। लोला के बारे में जानते हैं, लोला किस नस्ल को कहा जाता है, तो साहिवाल जो नस्ल होती है उसको हम लोला के नाम से जानते हैं, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद भारमान, भारमान जो नस्ल है यानी कि वो कहाँ पर कहते हैं, गिर जो नस्ल होती है गाय की उसको भारमान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं कहा जाता इसको, ठीक है। ब्राजील देश के अंदर इसको भारमान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गिर नस्ल जो होती है। तो इन चारों ऑप्शनों के बारे में याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनियार, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गाय की शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिनों की होती है। ठीक है, गाय का शुष्क अवस्था यानी कि जब गाय हमारी दूध देना बंद कर देती है तो उसको ड्राई पीरियड के नाम से या गाय का शुष्क अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने दिनों की होती है ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। तो 60 से 90 दिन, दूसरा है 90 से 100 दिन, तीसरा ऑप्शन है 100 से 120 दिन, चौथा ऑप्शन है 120 से लेकर 150 दिन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 से लेकर 90 दिन का जो समय होता है वो गाय के शुष्क अवस्था यानी कि ड्राई पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गाय का औसतन गर्भकाल कितना होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी पशु जानवर होते हैं, इनका आपको जनरल एग्रीकल्चर है ये एनिमल हस्बेंड्री का, तो इसको आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक पशु का कितने दिन का गर्भकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। गाय का पूछा है तो गाय का देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 261 दिन, दूसरा है 282 दिन, तीसरा ऑप्शन है 301 दिन, चौथा ऑप्शन है 321 दिन। इन चारों में से बताइए गाय का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट इनकरेक्ट होगा क्योंकि करेक्ट नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 282 दिन दिया है तो इसका गर्भकाल होता है 280 दिन से लेके 285 दिन का होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भैंस का पूछता तो भैंस का हो जाएगा 360 से लेके 310 दिन का ये गर्भकाल होता है। ठीक है, भैंस का हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने वाली मात्रा कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है नवजात शरीर भार का 1/5 भाग, दूसरा है नवजात शरीर भार का 1/10 भाग, तीसरा ऑप्शन है नवजात शरीर भार का 1/15 भाग, चौथा ऑप्शन है नवजात शरीर भार का 1/20 भाग। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने योग्य मात्रा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो कोलेस्ट्रम जानते हैं किसको कहते हैं, खीस को कहते हैं। ठीक है, नवजात बछड़ा यानी कि न्यू कॉफ जो होता है या न्यू बॉर्न कैफ जो होता है, और उसको यहाँ कोलेस्ट्रम की मात्रा पूछ रहा है कितना भाग देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यानी कि नवजात शरीर भार का 1/10 भाग जो होता है ये कोलेस्ट्रम की मात्रा दी जाती है। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मांस से संबंधित एक क्वेश्चन आ ही जाता है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं एग्रीकल्चर के, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीफ कहलाता है। ठीक है, बीफ क्या कहलाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, सुअर के मांस को कहा जाता है, या भैंस के मांस को कहा जाता है, या नवजात बछड़े के मांस को कहा जाता है। इन चारों में से बताइए कि किसके मांस को हम बीफ कहा जाता है। ठीक है, विल कहा जाता है। तो इन चारों में से बताइए। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो पहले देख लेते हैं इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, व्हील कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, व्हील कहा जाता है। और बात कर लेते हैं गाय के मांस को क्या कहा जाता है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और भैंस के मांस को क्या कहा जाता है, बफन कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, सुअर के मांस को पॉर्क कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गिर गाय का मूल स्थान कहाँ पर है। ठीक है, गिर गाय का मूल स्थान कहाँ पर है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र या हरियाणा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गिर गाय का मूल स्थान यानी कि गिर क्षेत्र, काठियावाड़ जो क्षेत्र है गुजरात के अंदर, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो ये हो जाएगा गुजरात यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल है। ठीक है, आपको देसी गाय का नस्ल नहीं बताना है, यहाँ पे विदेशी गाय की नस्ल का नाम बताना है जिसके अंदर फैट की मात्रा सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है होल्स्टीन, दूसरा है रेड डेन, तीसरा है जर्सी, चौथा है साहिवाल। इन चारों में से बताइए कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है जिसमें वसा प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जर्सी। ठीक है, जर्सी के अंदर क्या होता है, वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 5 से लेकर 5.5% वसा जो होती है जर्सी गाय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, विदेशी गाय की बात करेंगे। अगर देसी गाय की बात करेंगे तो साहिवाल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में वसा की मात्रा पाई जाती है और सबसे मीठा भी दूध देसी गाय में साहिवाल का ही होता है। ठीक है, देसी गाय में अगर फैट की बात करेंगे तो साहिवाल का नंबर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा दूध की बात करेंगे तो दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा किस गाय की होती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो है गाय की, तो इसके अंदर दूध की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये एक विदेशी नस्ल है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि जर्सी। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वो और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन कि भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछ रहा भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं, 50 है, 19 है, या 34 है, या 44। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं गाय की कितनी, गाय की जो नस्लें हैं भारत में वो 50 पाई जाती हैं। 19 किसकी नस्लें हो जाएंगी, ये हो जाएंगी भैंस की। ठीक है, भैंस के साथ साथ हो जाएंगी मुर्गी की। ठीक है, मुर्गी और भैंस की 19 नस्लें पाई जाती हैं। 34 किसकी हो जाएंगी, ये बकरी की नस्लें कितनी हो जाएंगी, 19 हो जाएंगी। उसके बाद
44 की बात कर लेते हैं तो भेड़ की नस्लें कितनी पाई जाती हैं? 44 भेड़ की हो जाएंगी, 34 बकरी की हो जाएंगी, 19 जो है भैंस और मुर्गी की हो जाएंगी, 50 गाय की हो जाएंगी। तो यहाँ पे भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पूछे, भैंस की पूछे, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस। यहाँ पे देख सकते हैं 19, यानी कि भैंस 19 नस्लें जो पाई जाती हैं ये भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है भैंस के दूध में औसतन वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3%, 5%, 7% या 10%। यहाँ पे भैंस के दूध में वसा प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 7%। अगर गाय की यही पूछता गाय में कितनी वसा प्रतिशत पाई जाती है, तो 4 से लेकर 5, 7, 5.5% तक वसा गाय के अंदर पाई जाती है, भैंस में 7% पाई जाती है, ठीक है। तो कभी कभी एक आध भैंस होती है इसमें जिसमें 14% तक ही वसा पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली उत्तर भारत की भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है, ठीक है। इसमें से बताना, ये जितनी भी आप देख रहे हैं भैंस की नस्लें हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली उत्तर भारत की भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी हो जाएगी। तो जो आप लोग जानते हैं पूरे विश्व के अंदर, संसार के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी नस्ल हो जाती है? मुर्रा हो जाती है। अगर यही पूछ लेते हैं भारत की या उत्तर प्रदेश की, किसी भी राज्य की पूछ देता है, तो सबसे ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मेरे दोस्त यानी कि मुर्रा नस्ल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा यानी कि मुर्रा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कितना दूध देती है? 1500 लीटर से लेकर 2500 लीटर दूध दे देती है एक ब्यांत में। उसके बाद बात कर लेते हैं महसाना की। महसाना जो है किस लिए फेमस है? लंबा दूध काल के लिए फेमस है, ठीक है, लंबा दूध काल के लिए फेमस है, यानी कि सबसे अधिक दिनों तक दूध देने वाली जो भैंस की प्रजाति है वो महसाना हो जाएगी। कितने दिन तक दूध देती है? 325 दिन तक ये दूध देने का समय रखती है, ठीक है। और बाकी जितनी भी भैंस की प्रजातियां हैं वो 300 से लेकर 305 या 6 दिन तक दूध देती हैं, लेकिन ये महसाना जो प्रजाति है ये 325 दिन तक दूध देती है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि काला स्याह रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है, ठीक है, जिसका रंग काला होता है, स्याही के कलर का होता है या गहरा काला होता है, तो कौन सी भैंस की ऐसी नस्ल है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है नागपुरी, दूसरा है रावी, तीसरा है मुर्रा, चौथा ऑप्शन है भदावरी। इन चारों में से बताइए किसका रंग स्याही के रंग का काला रंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानते हैं आप लोग, मुर्रा नस्ल का रंग कैसा होता है? काला स्याही रंग के होता है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, काला स्याही जैसा इसका रंग होता है, इसीलिए इसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुर्रा भैंस को ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखें। मुर्रा भैंस कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाली जाती है? पंजाब में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये मुर्रा भैंस अधिकतर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भैंसें मुर्रा ही पालते हैं क्योंकि अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करती है और किसान लोग अधिकतर पसंद भी इसी भैंस को करते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है कि भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट बताइए, ठीक है। श्वसन गति कैसे हम नापते हैं? मान लीजिए भैंस का मुंह है, ठीक है, यहाँ पे इसके नाक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके नाक होते हैं, नाक के आगे थूथन जो होता है, थूथन, ठीक है, एक सांस लेगी, सांस लेने के बाद वो सांस को छोड़ेगी, तो सांस जैसे ही छोड़ेगी तो उसके आगे हम हाथ लगाकर चेक करेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार ये सांस को छोड़ रही है। तो इससे हम क्या करते हैं? श्वसन गति उसकी प्रति मिनट ज्ञात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 20 से 25 बार, 25 से 20 से 30 बार, 10 से 20 या 14 से 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 14 से 18 बार प्रति मिनट ये श्वसन को लेती है, यानी कि सांस को लेती है। तो आपको याद रखना है 14 से लेकर 18। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर लिखा हुआ है। इस चैनल पे जाके आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई, चाहे आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं सबको हम वहाँ पे सॉल्व कराएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दलदली भैंस में गुणसूत्र संख्या 48, ठीक है। भैंसें 2 प्रकार की होती हैं, एक जलीय भैंस होती है, एक दलदली भैंसें होती हैं। तो यहाँ पे दे दिया है कि दलदली भैंसें जो होती हैं उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 48 होता है, ठीक है। और यहाँ जलीय भैंस का गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कर रहा है, 48, 46, 42 या 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जलीय भैंस जो होती हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 50 होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ठीक है। शारीरिक दशा देखकर, खुर को देखकर, सींगों द्वारा या दांतों द्वारा। वैसे तो आयु ज्ञात करने का सभी तरीका ही यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है पशुओं की आयु ज्ञात करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दांतों द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सींग छोटे बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, ठीक है। भदावरी, सुरती, मुर्रा या नीली रावी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मुर्रा के सींग कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, आप लोग देखते हैं, और बहुत कसे हुए होते हैं। इस टाइप के जो सींग पाए जाते हैं वो मुर्रा नस्ल के पाए जाते हैं। यहाँ पे जो नस्ल आप देख रहे हैं ये मुर्रा नस्ल है, ठीक है। इसको आप पहचान कर सकते हैं, स्याही कलर के होते हैं, काला स्याही होता है इसका, और इसके सींग जो होते हैं जलेबी के आकार के, मतलब छोटे छोटे होते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूक मध्यकाल साइलेंट हीट किस पशु में पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। AA एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इस तरीके के एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। ठीक है, तो बहुत बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाय है, भेड़ है, या बकरी है, या भैंस है। ठीक है, तो यानी कि साइलेंट हीट किसे कहते हैं? मद के लक्षण स्पष्ट प्रदर्शित नहीं करना। ठीक है, मद जो होता है यानी कि मध्यकाल जो होता है, हीट पीरियड जो होता है, उसके लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करना, उसी को कहते हैं साइलेंट हीट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस भैंस के, सॉरी दोस्तों, भैंस मैं आंसर ही दे दिया यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैंस में। ठीक है, भैंस में ऐसा होता है कि जो अपने हीट के लक्षण जो होते हैं रात्रि में ही जाहिर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है साइलेंट हीट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैंस, डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, नर बकरा कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है नर बकरा क्या कहलाता है। यहाँ पे बकरा देख सकते हैं, ये नर बकरा है, तो ये क्या कहलाता है? ईव कहलाता है, या बक कहलाता है, या हीफर कहलाता है, या रोम कहलाता है। इन चारों में से बताइए कि नर बकरा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या कहते हैं, बक कहा जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेम किसे कहते हैं? रेम यानी कि भेड़ जो होती है, भेड़ जो होती है, इसके नर को क्या कहते हैं? रेम कहा जाता है। ठीक है, ईव किसे कहते हैं? ईव भी कहा जाता है, यानी कि भेड़ जो होती है, भेड़ की फीमेल यानी कि मादा जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ईव कहा जाता है। हीपर को भी याद रखेंगे, युवा जो गाय होती है। ठीक है, युवा गाय ले लीजिए, या कह सकते हैं इसको भैंस। ठीक है, युवा गाय हो चाहे भैंस, उसको क्या कहते हैं? हीपर कहा जाता है। तो चारों ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बक, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भैंसों का दुग्ध काल होता है। ठीक है, आपको बताना है भैंसों का दुग्ध काल कितने माह का होता है? 7 से 9 माह, 5 से 6 माह, 10 से 11 माह, या 12 से 13 माह। ठीक है, तो इसमें करेक्ट बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10 से 11 माह का भैंसों का दूध काल का समय होता है, ये आप याद रखेंगे। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज का जो लास्ट सवाल है 25 नंबर, देख लेते हैं क्या रहने वाला है आज का। दोस्तों हमारा ये लास्ट सवाल रहेगा। लास्ट सवाल कह रहा है भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, मोंटगोमरी फिरोजपुर में, काठियावाड़ के गिर वन में, या पंजाब और दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार मैं बता भी चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काठियावाड़ का गिर वन जो है, ये भैंस का जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान माना गया, यानी कि विशुद्ध रूप माना जाता है या पाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका सेशन आज हमारे जो पढ़ाए हुए जितने भी क्वेश्चन थे, अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे हमें ये सीख रहेगी कि आप लोग अच्छा हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं और अच्छे से और भी क्वेश्चनों को हम लेके आएंगे, ताकि आप लोगों के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे क्वेश्चन निभाए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। सभी लोगों को धन्यवाद।